हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। आज दोबारा से आया हूं आप लोगों के बीच एक वन शॉट वीडियो लेकर। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। मेरा नाम है शिवम लोटवानी। आप लोगों ने मुझे पहले भी कुछ वीडियोस में देखा होगा कॉमर्स वाला क्लास 11th के इस पेज पर। आज एक और वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं। हमारी ऑलरेडी कुछ वीडियोस डल चुकी हैं इस चैनल पर, जैसे जर्नल चैप्टर की एक वीडियो डल चुकी है ऑलरेडी, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। तो आप प्लीज उन वीडियोस को पहले विजिट कर लें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या आप तैयार हैं? चलें आगे बढ़ें। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में सुना है आपने पहले? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, बहुत फेमस है भाई, ऑफ कोर्स सुना होगा आपने। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस महान सेशन की, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए जी दोस्तों, आज के गोल के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि कहीं हम अपने गोल से भटक ना जाएं, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ओके, सो आज के गोल में सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि जीएसटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बड़े निचले स्तर से, बड़े स्क्रैच से। उसके बाद हम जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, जीएसटी को जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है इस बारे में बातें होंगी, और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स, जीएसटी के कुछ एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चंस, राइट। ये वन शॉट वीडियो में मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा कि जीएसटी ऐसे होता है, वैसे होता है, इतने तरह का होता है, ना जी ना। अकाउंटेंसी के अंदर जब तक आप क्वेश्चंस ना कर लो तब तक किस बात की प्रैक्टिस। तो जीएसटी के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। जीएसटी में डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, लॉस बाय फायर, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस में जीएसटी फंसता है, ये सब ट्रांजैक्शंस में आज इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को बने रहना है इस वीडियो में एंड तक, और इस पूरी वीडियो का, डिटेल्ड वन शॉट वीडियो का आनंद प्राप्त करना है। क्या आप तैयार हैं? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं भाई। चैप्टर का नाम है जीएसटी। जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी के बारे में आई डोंट नो आप कितना जानते हैं, बट ठीक है, जितना भी जानते हैं थोड़ा सा और आपकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी इस सेशन के बाद। आओ जी शुरू करते हैं आज के इस महान सेशन को, जिसका नाम है जीएसटी। दोस्तों जीएसटी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सरकार सरकार यानी गवर्नमेंट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सड़कों पे चलते हो, पुलिस की सिक्योरिटी में रहते हो, हाईवेज पे चलते हो, वहां आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे तुम्हारी सेवा में, कितने सारे सरकारी बैंक्स हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, एमसीडी है। सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है ना, जो बोलती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो तुमसे पैसे तो नहीं लेके जाती ना वो। तो सरकार की इतनी सारी सेवाओं का लाभ हम उठाते हैं, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति? हम इस देश में रहकर, इस सरजमीन पर रहकर पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, सैलरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार के प्रति कि सरकार को हम कुछ पैसा दें? सरकार खुद कैसे काम करेगी भाई? पुलिस को जो सैलरी मिल रही है या किसी भी सरकारी विभाग में जो सैलरी बांटी जा रही है, उसका पैसा कैसे आ रहा है सरकार के पास? क्या सरकार के पास कोई पैसों का पेड़ है? उस पेड़ को ऐसे ऐसे करती है और पैसे झड़ जाते हैं वहां से, और फिर वो इंप्लॉइज को बांट दिए जाते हैं? नहीं। सरकार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है कर। कर मतलब टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टैक्स। इसको हिंदी में कर बोलते हैं दोस्तों। आपने सुना भी होगा आयकर विभाग, है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड आयकर विभाग। तो सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स, और टैक्स किसी भी देश के इंडिविजुअल से वसूला जाता है दो तरीकों से। टैक्स दो तरीकों से वसूला जाता है बेटा, दो तरह का होता है टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो आपसे डायरेक्टली ले लिया जाता है। बताऊंगा, रुको जरा, सब्र करो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो तरह का टैक्स होता है जी। क्या आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने ये पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन रखी है, दिख ही रहा होगा मैं पीडब्ल्यू का एम्प्लॉय हूं, बड़ा लॉयल सा एम्प्लॉय हूं पीडब्ल्यू का, और पीडब्ल्यू मुझे सैलरी देता है
हैंडसम सैलरी देता है, मजा आ जाते हैं, ठीक है, अभी मिली है 2 दिन पहले। तो पीडब्ल्यू मुझे सैलरी देता है, पर जैसे ही मुझे पीडब्ल्यू सैलरी देता है, ये चाची आ जाती है मेरे जीवन में। इन चाची का नाम है, चाची नहीं सॉरी ताई है ये, इनका नाम है निर्मला सीतारमन। शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो आप ये देख सकते हैं सामने मैं हूं, फिजिक्स वाला का एक एम्प्लॉय, और मुझे ये सैलरी मिली। पर जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है, ये ताई आ जाती है गेम में, कहती है लाओ टैक्स। ये टैक्स वसूल लेती है मेरे से। तो आपको दिख रहा है ये पैसा मैं कुछ डायरेक्टली दे रहा हूं इनको। ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन के घर पे जाके नहीं आपको नोट बरसा के आने होते, आप इनकम टैक्स पे करते हो, राइट। तो आप अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्टली जो टैक्स पे करते हो सरकार को, दैट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, विच इज एन एग्जांपल ऑफ विच इज इनकम टैक्स। ओके, ये टैक्स आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली मेरे थ्रू जा रहा है सरकार को, मतलब कि निर्मला सीतारमन के जरिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये पैसा पहुंच रहा है। ये है बेटा डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डीटी, दिस इज क्या, डीटी। डीटी डीटी बोले तो डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया जी डायरेक्ट टैक्स, जो आप अपनी इनकम के ऊपर पे कर देते हो। ये समझ में आया जी, डायरेक्ट टैक्स पक्का क्लियर हो गया है ना। सो ये थे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। डायरेक्ट टैक्सेस आर imposed ऑन इंडिविजुअल्स इनकम और अर्निंग्स एंड आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स में तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पक्की बात है। चलें आगे। अब डायरेक्ट टैक्स के अलावा कौन सा टैक्स होता है ना। देखो, एक तो है मुझे पीडब्ल्यू ने सैलरी दी, और इससे पहले कि मैं उस पैसे को खर्च करता, निर्मला ताई आई और कहती लाओ टैक्स। मैंने टैक्स दे दिया, मैं कहा लो यार अपने पैसे पकड़ो टैक्स वाले, मुझे फ्री करो आप। फिर उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों को मैं उड़ाना शुरू करता हूं। मूवी देखने जाता हूं, कपड़े खरीदता हूं, शॉपिंग करता हूं, दुनिया भर की चीजें करता हूं, है ना। उसके ऊपर भी ये मुझे जीने नहीं देती। देखना जरा ध्यान से, मेरे पास पैसे थे, टैक्स मैंने पे कर दिया, इनकम टैक्स, है ना। उसके बाद मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूं, शॉपकीपर से मैं कुछ सामान खरीदता हूं, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैं हूं अगेन। हाँ, और मैं एक शॉपकीपर से कुछ गुड्स खरीद रहा हूं, ये गुड्स खरीदता हुआ मैं आपको नजर आ रहा हूं। ये बंदा क्या करता है कि जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं इससे, तो मुझे गुड्स की पेमेंट तो करनी ही होती है, उसके ऊपर से कुछ प्रतिशत मुझे जीएसटी भी पे करना होता है। उसके ऊपर कुछ प्रतिशत मुझे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पे करना होता है। अच्छा, सपोज मैं 100 रुपए के गुड्स खरीद रहा हूं और ऊपर से मैंने 12% जीएसटी पे कर दिया, है ना। 100 रुपए के गुड्स मैंने खरीदे, 12% यानी 12 रुपए मैंने जीएसटी पे कर दिया, तो ये 112 रुपए की फुल पेमेंट इस भाई के पास जा रही है। ये भाई क्या करता है, जीएसटी खुद नहीं खा लेता। ये बुरा नहीं है, बुरा कौन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये 12 रुपए खुद नहीं खा लेता, ये 100 रुपए अपने पास रखता है और 12 रुपए का टैक्स ये बेचारा जमा कराता है निर्मला ताई को। ये दिख रहा है सेम बंदा निर्मला ताई को पैसे जमा करा रहा है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जेब से किसकी गया, शिवम सर की जेब से गया। पहले जो डायरेक्ट टैक्स पे करा था वो भी मेरे जेब से ही जा रहा था, सीधा निर्मला ताई के पास, सीधा गवर्नमेंट के पास, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, डायरेक्ट टैक्स। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास कुछ पैसे बच गए, मैंने कहा चलो भैया अब तो मैं फ्री हूं, अब तो मैं शॉपिंग करूंगा। मैं शॉपिंग करने गया, मैंने शॉपिंग करी, इस भाई ने मुझे 100 के बदले में 112 रुपए मांग लिए, और वो 12 रुपए जो मैंने जीएसटी के माध्यम से इसको पे करे वो इसने जमा करवा दिए निर्मला ताई को। तो इसकी जेब से थोड़ी गया, ये जो ये लंबे लंबे बालों वाला ये, ठीक है, ये अपरिचित जैसा बंदा ये खड़ा है, इसकी जेब से थोड़ी गए 12 रुपए, गए तो मेरी जेब से ही ना। तो ये मेरे ऊपर ही इंपोज किया जा रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि कैसे भी मैं बच ना पाऊं। सैलरी कई लोगों को कैश में मिल जाती है तो टैक्स उन्हें नहीं पे करना पड़ता, कोई बात नहीं, गुड्स तो खरीदोगे, सर्विसेज तो खरीदोगे, उसके ऊपर पे करोगे आप टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। पढ़ो अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या लिखा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द अदर हैंड आर क्वाइट द ऑपोजिट एंड आर गिवन टू द गवर्नमेंट व्हेनेवर एनी गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सरकार को ही दिए जाते हैं तब जब कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी बेची जा रही होती हैं। बात समझ में आ गई भैया। ये था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस। जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी की जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री सब पढ़ेंगे, लेकिन आराम से, ठीक है, भागना नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। आपके स्कूल में, आप अगर कक्षा 11वीं में हैं, आपके स्कूल में जीएसटी अगर नहीं भी आ रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जरा ध्यान से, मजा आएगा। भाई आया सिखा के जाएगा। आगे चलते हैं जी।
अब जीएसटी मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे जीएसटी क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाए जीएसटी के बारे में, है ना, है ना, है ना, जीएसटी की डेफिनेशन हो जाए जरा बढ़िया सी। एलो जी, तो लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है थोड़ी देर में बता दूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेवीड, लेवीड का मतलब चार्ज होता है, टैक्स का कटना। इट इज लेवीड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग जीएसटी का रेट फिक्स किया गया है, वो चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, जैसे फूड आइटम्स पे 5% है, कुछ गुड्स पे 18% है, कुछ गुड्स पे 12% है, इस तरह से। प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम द सेल इज मेड ऑफ गुड्स या सर्विसेज। जीएसटी के अंदर भैया गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, कोई टेंजेबल प्रोडक्ट खरीदोगे, उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना है। और प्रोडक्ट ना खरीद के अगर आप सर्विस खरीदोगे तो भी आप जीएसटी पे करोगे, तो भी आप जीएसटी पे करोगे। ठीक है जी, जैसे आपके घर में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, सर्विस है, आप जीएसटी पे करोगे। कोई और सर्विस आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करोगे। बात समझ में आ गई भैया, चलें आगे। ओके, अच्छा जी, each time the sale is made of goods and services by taxpayers registered under GST, taxpayers which are registered under GST, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, taxpayers which are registered under GST। अब मेरी जेब में 20 रुपए का नोट है, मैं किसी छोटे से व्यापारी से, सपोज एक गोलगप्पे वाला है, ठीक है, वो बाहर अपना गोलगप्पे की रेडी लगा के गोलगप्पे बेच रहा है, मैंने 20 रुपए निकाले या मैंने 50 रुपए निकाले और मैंने एक प्लेट उससे गोलगप्पे खा लिए मजे वाले, ठीक है, तीखे तीखे गोलगप्पे मैंने खा लिए, वो तो नहीं मांगता मेरे से जीएसटी, बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वही जीएसटी चार्ज करते हैं। अच्छा, जीएसटी चार्ज करने के बाद खुद खा डालते हैं क्या? नहीं, सरकार को जमा कराते हैं तुम्हारे बिहाफ पर। तुम कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहाफ पर जो वेंडर है, जो सेलर है, वो पैसा सरकार को जमा कराता है। इनडायरेक्ट हो गया ना ये तरीका, इसलिए जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है फिर? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। चलें आगे, पक्का? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं जी। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जीएसटी के फीचर्स क्या होते हैं, जरा इस पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिकल तो शुरू हो ही जाएगा थोड़ी देर में, क्या हो गया फिर, है ना। एक बार थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बातें कर लेते हैं, है ना, है ना, है ना। चलो आ जाओ। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। जब जीएसटी नहीं था तब भी भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट तब भी था। पर तब क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये 3 4 5 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स थी इस तरह के मैकेनिज्म में, तो उन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब कर दिया गया और वन टैक्स वन नेशन बना दिया गया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। चलें आगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, इट कैन बी कलेक्टेड या चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा वही जीएसटी चार्ज कर सकता है, गोलगप्पे वाला नहीं। एग्जांपल दिया था ना मैंने भी। आगे चलते हैं। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है वो मैं आगे चल के कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके माध्यम से समझा दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। सपोज 100 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, 100 रुपए की किसी चीज के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट था। 100 रुपए की चीज पे 50 रुपए का प्रॉफिट था। क्लियर हो गई बात? तो वो चीज बेची गई 150 रुपए में और 150 रुपए के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया गया कस्टमर से। ठीक है, अब जीएसटी जो 150 रुपए के हिसाब से कस्टमर से चार्ज किया गया, अगर मैं 10% भी मान लूं, सपोज 10% मान लूं मैं, 150 रुपए जो कस्टमर ने पे करे, जो कस्टमर का प्राइस था 150 रुपए, ठीक है, उस पर 10% उसने जीएसटी पे करा, कितने रुपए हो गए जी? 15 रुपए हो गए 10% के हिसाब से। ये पूरा का पूरा 15 रुपए सरकार को जमा नहीं कराना है। ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल, दोबारा से सुन लो। मैंने एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बनाया या खरीदा और मैंने 50 रुपए अपना मुनाफा रखा उसके ऊपर, मैंने 150 में बेचा, 150 में तुम खरीदने आए, मैंने तुमसे 150 के ऊपर 10% चार्ज करा जीएसटी, यानी कि 15 रुपए। मैं वो 15 रुपए का जीएसटी पूरा का पूरा सरकार को जमा नहीं कराऊंगा, तो क्या सर आपकी बदमाशी चलेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, जब मैंने ये गुड्स बेचने से पहले खरीदे थे 100 रुपए के, तो इस परचेज के ऊपर मैंने भी तो अपने सप्लायर को जीएसटी पे किया होगा। तो जो वो वाला जीएसटी था
उतना मैं माइनस कर दूंगा 15 रुपए में से, और जो बचा हुआ जीएसटी है वो मैं जमा करा दूंगा सरकार को। तो मैंने जो वैल्यू एडिशन किया है, मैंने जो प्रॉफिट कमाया है, मेरे को केवल उस टैक्स के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। तो ये है जी वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देखो अल्टीमेटली जीएसटी जो है वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ा, है ना। गुड्स जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ कंज्यूमर है, जहां पर गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है, वहां पर जीएसटी को पे किया जाता है एट लास्ट। तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जीएसटी जो मैंने कलेक्ट करा आपसे वो मेरा पैसा नहीं है भाई, मैं उस पैसे को उड़ा नहीं सकता। मेरा पैसा तो उन 50 रुपयों के प्रॉफिट में शामिल है। जो ऊपर से 15 रुपए आपने मुझे जीएसटी पे करा वो मेरी इनकम नहीं है, मेरी लायबिलिटी है, मैंने सरकार को जमा कराना है। ठीक है, तो ये एक फीचर है जी जीएसटी का। ओके, अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डज नॉट हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। देखो पहले का जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता था, मतलब कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ था खराब जिसमें टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग जाता था। तो वो एक कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, डबल टैक्सेशन हो जाता था। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए फिर जीएसटी को लाया गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जीएसटी का फीचर भी है, जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक भी है, और ये जीएसटी का एक फायदा भी है, एक एडवांटेज भी है जीएसटी का। चलें आगे। हाँ जी, एडवांटेजेस। अब जरा फॉर्मल एडवांटेजेस पे बातें कर लेते हैं। सर आप ये इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? इसलिए क्योंकि मैंने अभी नहीं मतलब काफी टाइम पहले सीबीएसई के हिसाब से सिलेबस देखा था, कक्षा 11वीं का, और उसमें जीएसटी में ये सब था लिखा हुआ है। सीबीएसई के सिलेबस में लिखा हुआ है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, ये सब आपको पता होने चाहिए, और फिर प्रैक्टिकल्स तो हैं ही। ठीक है, तो पढ़ लो यार, क्या जा रहा है आपका। हाँ जी, एडवांटेजेस। सबसे पहला, वन टैक्स वन नेशन। 50 तरह के टैक्सेस नहीं इंपोज किए जाएंगे। हालांकि अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कुछ, लेकिन काफी हद तक उनको क्लब करके जीएसटी बना दिया गया है। सो वन टैक्स वन नेशन। कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो जाता है, ये मैंने आपको भी बताया। बिजनेस करने में आसानी, 50 तरह का टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, तो बिजनेस करने में आसानी, आप अपने बिजनेस पे ध्यान लगाओ, जीएसटी चार्ज करने का बस। ओके। अच्छा, बेटर एंड इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट। देखो ना सिर्फ बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, बल्कि सरकार के पर्सपेक्टिव से भी, प्रशासन के पर्सपेक्टिव से भी बेटर टैक्स मैनेजमेंट है। क्योंकि एक ही टैक्स है तो उसका मतलब जैसे बिजनेस करना इजी है तो उस टैक्स को मैनेज करना भी इजी है। और जीडीपी अपलिफ्ट होती है, जीडीपी अपलिफ्ट होती है। जीडीपी तो देखो वैसे भी टैक्सेशन से अपलिफ्ट होती ही है, क्योंकि आप जब कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहे हो तो कस्टमर भाग नहीं रहा है ना, उसको पे करना पड़ रहा है जीएसटी। और फिर उसके बाद आप उस जीएसटी को जब सरकार को जमा करवा रहे हो तो सरकार उसे अपने इंफ्रा में और जगह 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 लगा रही है, तो इकोनॉमी अपलिफ्ट हो रही है, पैसा लोग दबा के नहीं बैठे हैं। ठीक है ना। चलो, तभी तो जब जीएसटी आया था तो कई लोगों के लिए वो एक बुरा सपना था जब पहली बार आया था तो। ठीक है, इसके बाद तो देखो क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट क्वेश्चंस के आने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूं। ओके, तो अब जीएसटी के बारे में और हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो भैया जीएसटी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, है ना। तो समझना जरा आप जीएसटी के बारे में और क्या मैं आपको समझाना जा रहा हूं। जीएसटी दो तरह का होगा, मेनली दो तरह का होगा, ध्यान से सुनना। एक होता है बेटा इनपुट जीएसटी, एक होता है इनपुट जीएसटी, और एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप अगर एक व्यापारी हो, अब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी चीज एज अ कंज्यूमर नहीं समझनी है, आपको कोई भी चीज समझनी है एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की अंदर ही कर रहे हैं आप, है ना। अगर आप एक व्यापारी हो और जीएसटी आपको अपने कस्टमर से चार्ज करना है, ऐसा काम आपको दिया है निर्मला ताई ने, तो जीएसटी आप भी तो पे करोगे ना फिर अपने सप्लायर को। सपोज मैं एक साधारण सा ट्रेडर हूं, बना बनाया माल खरीदता हूं और आगे अपना प्रॉफिट रख करके आगे बेच देता हूं, तो जिससे मैं खरीदूंगा मैं भी तो उसको जीएसटी पे करूंगा ना, कुछ परसेंट। फिर मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा, जो भी मेरे खर्चे हुए हैं उस हिसाब से मैं कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, फिर गुड्स का प्राइस तय करूंगा, और फिर उस प्राइस के ऊपर मेरा कस्टमर मुझे जीएसटी पे करेगा। यही तो फिनोमेना चल रहा है। तो बस बेटा, जब आप गुड्स या सर्विसेज, बोथ की बात कर रहा हूं मैं, जब आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे होते हो, जब आप परचेज करते हो गुड्स या सर्विसेज,
तो उस टाइम पे जो आप जीएसटी पे करके आते हो ना, उसको आप बोलते हो इनपुट जीएसटी। बात समझ में आ गई? और जब आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हो, जब आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हो, और सेल करते वक्त जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो कस्टमर से, कलेक्ट करते हो या चार्ज करते हो कस्टमर से, उस जीएसटी को हम बोलते हैं बेटा आउटपुट जीएसटी। कितना तो सिंपल है, अब इसमें क्या ही कंफ्यूजन पैदा करोगे। जीएसटी के बारे में दो बातें मैंने बताई हैं, अभी दो बातें फिर आएंगी, वो दूसरी वाली दो बातें, अभी ये वाली दो बातें समझो। जीएसटी के बारे में दो बातें मैंने बताई, इनपुट जीएसटी होता है एक आउटपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी वो होता है जो हम पे करके आते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, और आउटपुट जीएसटी वो होता है जो हम कलेक्ट करते हैं या चार्ज करते हैं कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल। समझ में आ गई बात? इनपुट और आउटपुट में फर्क समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा जाएगा? क्या सारा निर्मला ताई रखेंगी, या थोड़ा सा हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी रखेगी, थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ को भी मिलेगा? तो इस बारे में समझना पड़ेगा। देखो भैया, जो ये सेल या परचेज हो रही है, जो ये सेल या परचेज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल परचेज हो रही है, वो दो तरीके से होती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाएंगे इसमें, ध्यान रखना, गुड्स भी और सर्विसेज भी, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल या परचेज हो रही है वो होती है दो किस्म की, दो किस्म की सेल या परचेज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। कैसे कैसे होती है, ध्यान से सुनना जरा दोस्तों। एक होती है इंटर स्टेट, और एक होती है, या चलो पहले इंट्रा कर लेते हैं, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल परचेज, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल परचेज, और एक होती है इंटर स्टेट सेल परचेज। समझ में आ गई बात? एक होती है इंट्रा स्टेट सेल परचेज और एक होती है इंटर स्टेट सेल परचेज। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं, भाई आया है सिखा के जाएगा। बेटा इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, यानी कि जो सेल परचेज हो रही है तो बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का माल उत्तर प्रदेश में ही बेचा जा रहा है, भले ही वो प्रयागराज से आगरा जा रहा हो। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल परचेज, मतलब कि विद इन द स्टेट। ठीक है, तो जैसे अगर माल लखनऊ से कानपुर बेचा जा रहा है, तो ये कौन सी सेल परचेज होगी, इंटर या इंट्रा? इंट्रा। इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर है तो उत्तर प्रदेश, है तो बाबा की नगरी, तो ये हो गया लखनऊ से कानपुर के अंदर अंदर। ठीक है, और एक होती है बेटा इंटर स्टेट। अब ये इंटर स्टेट क्या होती है, ये होती है आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट का मतलब क्या होता है सर? बेटा आउटसाइड द स्टेट का मतलब होता है कि सपोज दिल्ली से माल जा रहा है और यूपी, दिल्ली से मेरठ चला गया, दिल्ली से लखनऊ चला गया, तो है तो स्टेट के बाहर ना, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? जल्दी बोलो, बोलो हाँ यस। तो सेल या परचेज दो तरह की होती है, एक हो गई आपकी इंटरा स्टेट, एक हो गई इंटर स्टेट। अब इसमें जीएसटी का क्या, जीएसटी का ऐसे है कि भैया अगर सेल या परचेज हो रही है विद इन द स्टेट, तो जीएसटी दो तरह का पे करना पड़ेगा आपको, दो तरह का, जी हां दो तरह का। और अगर सेल या परचेज हो रही है आउटसाइड द स्टेट, तो जीएसटी एक ही तरह का पे करना पड़ेगा। तो सर इसमें फायदा हो जाएगा? नहीं, कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं है, समझ पहले बात को। देखो भाई, अगर सेम स्टेट में आप सेल परचेज कर रहे हो तो जीएसटी दो तरह का लगता है। एक होता है बेटा सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी और एक होता है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी की जगह यूटी जीएसटी भी होता है, मतलब स्टेट, अब सारी स्टेट्स नहीं होती, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होती है, तो स्टेट जीएसटी की जगह हम यूटी जीएसटी भी लिखते हैं इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बात समझ में आ रही है? तो अगर विद इन द स्टेट सेल परचेज हो रही है तो दो तरह का जीएसटी मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। ओके, और अगर आउटसाइड द स्टेट माल बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो एक ही तरह का जीएसटी अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर इसका मतलब हो जाए जरा एक बार? जी बिल्कुल।
अगर सेम स्टेट में माल बेचा जा रहा है, ठीक है, सेम स्टेट में माल बेचा जा रहा है, जैसे कि लखनऊ और कानपुर, लखनऊ का माल कानपुर में बेचा जा रहा है या कानपुर का माल लखनऊ में बेचा जा रहा है, एक ही बात है, सेम स्टेट में। अब स्टेट लखनऊ हो या कानपुर हो, है तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश किसके अंदर आता है? भारत के अंदर। तो भैया भारत सरकार को टैक्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए आधा जीएसटी 50% मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गई बात? आधा जीएसटी मिल जाएगा भारत सरकार को और आधा जीएसटी किसको मिलेगा? लखनऊ सरकार को या कानपुर सरकार को? थप्पड़ पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। भाई दोनों सेम स्टेट में आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, ठीक है। तो लखनऊ और कानपुर को अलग अलग मत समझना आप, विद इन द स्टेट है, सेम स्टेट है। क्लियर हो गई बात? अगर सेम स्टेट में माल बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जीएसटी अगर लगता है 12%, सपोज उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है 12%, तो 12% ही लगेगा। आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, यानी 12% में से 6% मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अगर माल बेचा जा रहा है आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट मतलब दिल्ली का माल यूपी में, और प्रोडक्ट पे वही कैटेगरी लग रही है, 12% का जीएसटी सपोज। अब दिल्ली का माल यूपी में बेचा जा रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी सारा जीएसटी मैं खाऊंगी, यूपी गवर्नमेंट कहेगी सारा जीएसटी मैं खाऊंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी अच्छा हम पागल हैं। तो भैया ऐसे में जीएसटी ना दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा ना यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा, सारा का सारा इंटीग्रेटेड भारत सरकार को मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी। जी हां, अगर माल आउटसाइड द स्टेट बेचा जा रहा है 12% के जीएसटी के हिसाब से, तो 6-6 का विभाजन नहीं होगा, सारा का सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से, आईजीएसटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईजीएसटी। तो सर ये दिल्ली गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, पर हां लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्राप्त करने के बाद लास्ट में ऐसा होता है कि जहां पर फाइनली गुड्स कंज्यूम किए गए उस स्टेट को जीएसटी मिल जाता है हाफ। उतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इंटीग्रेटेड जीएसटी को ऐसे ही समझो। अच्छा, ऐसी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई बेटा? इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई सीजीएसटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एसजीएसटी। क्लियर हो गई बात? रिवाइज करा दूं एक बार, है ना? चलो आ जाओ। पहले मैंने आपको बताया था जीएसटी दो तरह का होता है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट आउटपुट में तो सेल और परचेज का अंतर है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो कौन सा जीएसटी किस नाम से पे करोगे? इनपुट के नाम से, इनपुट जीएसटी, ठीक है। गुड्स का इनपुट हो रहा था ना आपके पास, गुड्स का आगमन हो रहा था ना आपके पास, तो उसके ऊपर जब आप जीएसटी पे करोगे तो इनपुट जीएसटी। और दूसरा, जब आप गुड्स को बेचोगे, सेल करोगे, तो सेल पर जीएसटी आप कलेक्ट करते हो, रिकवर करते हो, उसको आप क्या नाम देते हो? आउटपुट जीएसटी। चक्करी कोई नहीं, आसान हो गया बिल्कुल, है ना? अब आगे चलो, आगे लिखा है जी सेल या परचेज। सेल या परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की हो सकती है, पर इसमें फिर दो बातें होती हैं। पहले की जो दो बातें थी वो थी एक परचेज एक थी सेल, लेकिन अब फिर दो बातें हैं कि परचेज सेल जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है वो दो तरह का होगा ना। एक तो होगा भैया विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट। इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज मत होना, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट और इंटर का मतलब आउटसाइड द स्टेट। भैया सेम स्टेट में अगर माल खरीदा बेचा जा रहा है तो जीएसटी दो किस्म से लगेगा, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोडक्ट पे अगर 18% लगता है 18 ही लगेगा, इधर भी और इधर भी। प्रोडक्ट पे 6 लगता है 9 लगता है तो उतना ही लगेगा, पर आधा आधा जब विभाजन हो जाएगा विद इन द स्टेट, तो आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा भारत सरकार को, आधा उत्तर प्रदेश सरकार को, ठीक है। आधा आधा हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, 6-6%। और अगर आप दिल्ली का माल यूपी में बेच रहे हो या सपोज कर्नाटका का माल आप यूपी में बेच रहे हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर सेल परचेज हो रही है, तो जीएसटी ना तो पहली स्टेट को मिलेगा ना दूसरी स्टेट को, सारा का सारा इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किस नाम से? इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से, आईजीएसटी के नाम से। ये तो थे जी जीएसटी के टाइप्स। वहां गोल जब पढ़ाए थे मैंने तो आपको बताया था ना टाइप्स के बारे में बातें होंगी, है ना, है ना, है ना? कहां गए गोल्स? ये देखो जीएसटी के टाइप्स, तो ये चल रहे थे टाइप्स। अब मुझे लगता है कि आप तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए, तो आइए फिर क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो
ये सब आपको बताने के बाद अगर मैं फाइनली चीजों को क्लब करूं, तो भैया इनपुट वाला जीएसटी, इनपुट जीएसटी कब आपको पे करना होता है? जब आप गुड्स खरीद रहे होते हो, है ना? तो इनपुट के केस में या तो आप पे करोगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और या फिर आप पे करोगे सीधा सीधा इनपुट में आईजीएसटी। बोलो मुश्किल है क्या? अगर गुड्स खरीद रहे हो तो इनपुट नाम तो आ ही गया। अब इनपुट में डिपेंड करता है, या तो ये दोनों भाई मिलेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी आधे आधे अगर सेम स्टेट है तो, और अगर बाहर से खरीद रहे हैं हम तो सीधा सीधा इनपुट में लगेगा आईजीएसटी। ऐसे ही आउटपुट के केस में होगा। गुड्स अगर आप बेच रहे हो, अपनी ही स्टेट में बेच रहे हो, तो कस्टमर से दो तरह का जीएसटी रिसीव करोगे। एक को नाम दोगे आउटपुट सीजीएसटी और एक को नाम दोगे आउटपुट एसजीएसटी। और अगर गुड्स आप बेच रहे हो एज अ व्यापारी, एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन बेच रहे हो, लेकिन बाहर की किसी स्टेट में बेच रहे हो, तो फिर जीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के नाम से चार्ज किया जाएगा। बोलो मुश्किल है क्या? वैसे ही हल्ला मचा रखा है बच्चों ने, जीएसटी मुश्किल हो, हवा बना रखा है जीएसटी का। कुछ भी नहीं है, लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है। चले आगे, क्वेश्चंस करें, है ना? मन कर रहा है ना क्वेश्चंस करने का? चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, कल परसों बनाया था मैंने, बड़े निचले स्तर का क्वेश्चन है। आराम आराम से आपका कॉन्सेप्ट इसमें उठेगा, वन बाय वन, और ये क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से फोड़ दोगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हैं इसके अंदर कि जीएसटी जब आ जाता है क्वेश्चन के अंदर तो जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। सर पर मुझे तो ना जर्नल एंट्रीज करनी आती नहीं है। अच्छा, तो भैया मेरी इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में जर्नल की एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, 3 घंटे से ऊपर की वीडियो है, डिटेल्ड वन शॉट है, जाके वो देख लो ना। उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना वापस, पर आ जाना, सो मत जाना। ठीक है, चलिए जी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बजरंगी ऑटोमोबाइल्स। व्यापारी का नाम पता चल गया जी, बजरंगी ऑटोमोबाइल्स। इसके यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिन्हें हमें जर्नलाइज करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तैयार हैं आप? 2025 में जून का महीना है और जून के महीने की ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। ऑल राइट, वन बाय वन सीधा क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कराना शुरू करता हूं कि कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। जर्नल का फॉर्मेट बनाऊं या रहने दूं? रहने देता हूं। सबसे ऊपर आपको बताइए इन द बुक्स ऑफ बजरंगी ऑटोमोबाइल्स, नीचे जर्नल, और फिर उसके बाद सीधा सीधा ट्रांजैक्शंस। तो सीधा पहली ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। 2025 जून 1, 2025 जून 1, 2025 जून 1, सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 2025 जून की 1 तारीख क्या हुआ था? परचेज हुए थे जी गुड्स, गुड्स की खरीदारी हुई थी। परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। बताया था ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भाई होते हैं, एक साथ लगते हैं, आधे आधे लगते हैं। आईजीएसटी इकट्ठा लगता है, इंटीग्रेटेड। तो गुड्स खरीदे गए हैं भैया, नकद खरीदे गए हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं जिसके ऊपर हमें देना पड़ रहा है जीएसटी। पर हम तो बिजनेसमैन है, हमारा काम तो जीएसटी रिसीव करना होता है। अबे तुम बिजनेसमैन हो तो जो तुम्हें गुड्स बेच रहा है वो भी तो बिजनेसमैन है, उसको भी तो तुम जीएसटी पे करके आओगे ना, क्योंकि उसके लिए तुम कंज्यूमर हो, कस्टमर हो। ओके, तो गुड्स खरीदे हमने 1 लाख रुपए के और सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने ऊपर से पे करा 6% ईच। तो कैसे जीएसटी की रिकॉर्डिंग होगी मैं बताता हूं, आओ जी देखो। गुड्स खरीदने पर कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, याद है या भूल गए? गुड्स खरीदने पर डेबिट होता है परचेजेस अकाउंट। तो भैया परचेज अकाउंट तो डेबिट 1 लाख रुपए से ही होगा, बिकॉज जीएसटी की रिकॉर्डिंग अलग से होगी। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए के जीएसटी के ऊपर अगर आपने 6 और 6 12% जीएसटी पे कर दिया, मतलब कि 12,000 रुपए अगर आपने जीएसटी पे कर दिया तो गुड्स की वैल्यू में डाल दोगे 1,12,000। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जो जीएसटी आपने पे करा उसको अलग से रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी है। क्यों? तुम्हारा ही फायदा है उसमें, बिजनेसमैन का ही फायदा है उसमें। क्या फायदा है आओ देखो। अलग से कैसे रिकॉर्ड करना है? डेबिट में रिकॉर्ड करना है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। डेबिट में रिकॉर्ड करना है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। बात ही खत्म हो गई, चक्कर ही खत्म हो गया। हमने गुड्स खरीदे
और हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे करा 6% के हिसाब से। तो पहले तो मुझे बताओ ये गुड्स सेम स्टेट से हमने खरीदे होंगे या बाहर से मंगवाए होंगे? अगर जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है 6% के हिसाब से, सेम स्टेट से खरीदे होंगे, है ना? तो हमने 6,000 रुपए पे कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी। लो जी, 6,000। अब सामने वाले को आपने पे करने 1,12,000, आपने पे करे क्या? यस, क्योंकि गुड्स कैश बेसिस पे खरीदे गए थे। तो बस बेटा अब आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 1,12,000 रुपए से। सर नरेट कर दो ना प्लीज। एलो जी, नरेट कर देते हैं जी। बीइंग गुड्स परचेज्ड एट CGST एंड SGST 6% ईच। खत्म हो गई जी बात। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड GST इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मली परचेज अकाउंट को डेबिट करते ही हो, GST पे करा है आपने, उसको भी डेबिट कर दो। अच्छा, GST को मैं किस लॉजिक से डेबिट कर रहा हूं? क्योंकि डेबिट तो एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो GST को क्या मैं इसलिए डेबिट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है? नहीं, इसलिए डेबिट कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी एसेट है। जी, मेरी एसेट है, मुझे लेना है ये पैसा। मैं अगर GST पे करके आया हूं, मैं व्यापारी हूं, तो मैं ये पैसा लूंगा सरकार से। ये जो 12,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े ना, ये मैं सरकार से लूंगा, बट सरकार मुझे देने नहीं आएगी। होगा क्या कि यही गुड्स कुछ समय के बाद मैं प्रॉफिट जोड़ करके बेचूंगा, और ये गुड्स अगर मैंने जब बेचे, सपोज 2 लाख रुपए के बेच दिए, और फिर 2 लाख के ऊपर 12% GST मैंने रिसीव करा, यानी कि 24,000 रुपए, तो वो जो 24,000 रुपए मेरे पास आएगा GST, वो सारा मैं सरकार को जमा नहीं करा दूंगा, उसमें से ये 12,000 रुपए मैं अपने पास रख लूंगा और बैलेंस में सरकार को जमा करा दूंगा। यही तो समझाया था मैंने आपको GST की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इनपुट GST का यहां पर आपको रिकॉर्ड करना बड़ा जरूरी है, रिकॉर्ड रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये क्लेम करना है आपको, इस टैक्स का आपको क्रेडिट क्लेम करना है। ध्यान से सुनना, ये कौन सा टैक्स था? इनपुट टैक्स था ना, इसको बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपने इनपुट टैक्स पे करा 12,000, आपको उसका क्रेडिट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहिए, इसलिए इनपुट टैक्स की रिकॉर्डिंग अलग से करना जरूरी है। ठीक है, अब सपोज पूरे साल में यही खरीदारी हुई है, बस यही खरीदारी हुई है पूरे साल में, और इन्हीं गुड्स को बाद में आपने बेच दिया 2 लाख रुपए प्राइस के हिसाब से। 2 लाख रुपए के प्राइस के हिसाब से बेचा, तो 12% के हिसाब से GST आपके पास कितना आ गया? 6 और 6 आएगा ऑफकोर्स, बट आएगा तो 12। तो 12% के हिसाब से 24,000 रुपए का आपके पास आउटपुट GST आएगा। पर वो 24,000 पूरा सरकार को मत देना, उस 24,000 में से अपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेना, 24,000 में से 12,000 रुपए का क्रेडिट ले लेना, और बैलेंस सरकार को जमा करा देना। दिस इज कॉल्ड ITC, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आ गई? पक्का? ये है जी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये थी आपकी सबसे पहली जर्नल एंट्री GST के ऊपर। अभी धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी आपका लेवल अप होता चला जाएगा। ठीक है, देखना आप जरा ध्यान से अगली जर्नल एंट्री। अगली जर्नल एंट्री में हमने फिर गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। ओहो, मतलब इस बार उधार खरीदे, क्योंकि पेमेंट मेंशन नहीं है कहीं पर भी। क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, नकद खरीदे हो तब भी GST पे करना है, उधार खरीदे हो तब भी GST पे करना है। ओके, तो गुड्स खरीदे इस बार रमेश से 2.5 लाख रुपए के, प्लस हमें 12% IGST पे करना पड़ा। मतलब रमेश तुम्हारी ही सिटी में रहता है या बाहर रहता है? क्योंकि IGST लग रहा है इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड GST तब कब लगता है? जब इंटर स्टेट सेल परचेज हो रही होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल परचेज हो रही होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आगे। तो 2.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदते हैं रमेश से। ओके, जून की 2 तारीख को, जून की 2 तारीख, सबसे पहले GST भूल जाना है। सबसे पहले परचेजेस अकाउंट में गुड्स की बेसिक वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। ओके, हाँ जी, परचेजेस अकाउंट हो गया जी डेबिट 2.5 लाख रुपए से। पर रमेश के प्रति आपकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 2.5 लाख नहीं है, और भी आपने देना है, GST वाला पैसा भी देना है। तो GST को रिकॉर्ड करो ना। सर इनपुट या आउटपुट? भाई खरीद रहा है या बेच रहा है? खरीद रहा है, इनपुट, खत्म हो गई बात। सर CGST या SGST? जब लिखा है IGST तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहा है?
इनपुट आईजीएसटी। अब ये कितना परसेंट था? 2.5 लाख पे 12%। ठीक है जी, 30,000 रुपए ये जीएसटी आपको ऊपर से पे करना पड़ा, यानी रमेश के प्रति आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी 2.5 लाख प्लस 30,000 यानी कि 2,80,000 रुपए। रमेश है राकेश है? रमेश है। ₹2,80,000। बस जी, बात ही खत्म हो गई। नरेट कर सकते हो आप, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश प्लस आईजीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 12%। चलें आगे। ये थी जी 2 जून की ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं दोस्तों और आगे। अब बने रहना है, हाँ, ये मत सोचना कि नहीं इतनी देर वीडियो देख ली, कितना 40 मिनट के आसपास देख ली तो चलो अब सो जाओ, ना जी ना, अब बने रहना है। अब ये यही तो आएंगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, तो यही तो सीखना था। उससे पहले तो थियोरी चल रही थी, सीखने लायक बातें तो अब स्टार्ट हुई हैं, तो बने रहना है भाई वीडियो में। जून 5 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू त्रिधा। अब खरीद ही रहे थे हम, खरीदना तो आ गया ना आपको, तो बेचना भी तो सीखो। तो सोल्ड गुड्स टू त्रिधा, उधार मतलब की, है ना। 3 लाख रुपए के गुड्स हमने बेचे हैं त्रिधा को, 3 लाख रुपए के गुड्स हमने त्रिधा को बेचे, प्लस हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% दिया दिया नहीं, दिया नहीं, लिया होगा, चार्ज किया होगा, क्योंकि गुड्स तो आप बेच रहे हो ना भाई। गुड्स बेचते हो तो कस्टमर को क्या पैसे दे के भेजते हो कि लो ये जीएसटी लेके जाओ हमारी तरफ से, उससे चार्ज करते हो। तो त्रिधा से आप जीएसटी चार्ज करोगे, कितना कितना? 9% ईच के हिसाब से, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर जीएसटी का रेट 18% है। ओके, तो लिखते हैं जी 5 जून। अब पहले मुझे आप बता दो कि नॉर्मली जब आप गुड्स की सेल करते हो, उधार किसी को आप बेचते हो, तो वो डेटर बन जाता है आपका, तो त्रिधा डेबिट हो जाएगी, वो डेटर बन गई आपकी। यहां पर लिख देते हैं जी, त्रिधा हो गई डेबिट, त्रिधा हो गई डेबिट। और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है गुड्स बेचते वक्त, है ना जी। त्रिधा को हमने जो सेल करी है वो 3 लाख रुपए की है, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख रुपए। पर 3 लाख के ऊपर मुझे जीएसटी भी तो चार्ज करना है ना, 9% के हिसाब से। और जीएसटी सेल के वक्त जो हम चार्ज करते हैं उसका नाम इनपुट नहीं होता, आउटपुट होता है, आउटपुट जीएसटी हम उसको बोलते हैं, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, डेबिट में नहीं, क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि कस्टमर से प्राप्त किया जाने वाला जीएसटी आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इस बुक्स में क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो यहां पर ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर हो गई बात? अब 3 लाख रुपए के जो गुड्स थे उसके ऊपर कितना कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करना है? 9% ईच। ठीक है जी। ओके जी दोस्तों, टोटल 54,000 रुपीज आपने जीएसटी चार्ज कर लिया त्रिधा से, 27,000 रुपए के हिसाब से। सो 3,54,000 रुपीज से वो हमारी डेटर बन जाएगी, 3,54,000 रुपीज से। बेटा दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड जीएसटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बड़ा तो सिंपल है। अच्छा, यही अगर दो अलग अलग जीएसटी नहीं होते, इकट्ठा 54,000 जीएसटी 54,000 अगर हम चार्ज करते तो उसका नाम क्या होता? आईजीएसटी। तो यहां पर आईजीएसटी आ जाता, टू आउटपुट और आईजीएसटी अकाउंट सीधा 54। अच्छा, यही अगर त्रिधा हमें नकद दे के जाती तो त्रिधा का नाम नहीं आता, सीधा कैश या बैंक में हमें डेबिट रिसीव हो जाता 3,54,000 रुपीज का। खत्म हो गई बात। चलें आगे और जर्नल एंट्रीज पे खेलें। फंडामेंटली करवा रहा हूं जीएसटी तुम्हारा सारा, मजे आ जाएंगे तुम्हारे इसमें, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद फिर हम गुड्स बेच रहे हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को अगेन वी हैव सोल्ड गुड्स, इज दिस टाइम फॉर कैश। अब की बार हम नकद बेच रहे हैं 4 लाख रुपए के गुड्स, और इस बार आईजीएसटी है, सिर्फ 9% है, सिर्फ 9% है। पहले 9% ईच था, बट अभी सिर्फ 9% है आईजीएसटी। चलो भाई कर लेते हैं। 8 तारीख, जून 8, पैसा आएगा आएगा, क्योंकि कैश बेसिस पे बेचा आपने।
सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है गुड्स बेचते वक्त, और जीएसटी क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं तो उसको आउटपुट का नाम देंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, आईजीएसटी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है भाई, ओके। नाउ सेल कितने रुपए की थी? ये 4 लाख रुपए की, ठीक है, और ऊपर से 36,000 रुपए जीएसटी हो जाएगा, ठीक है, 9% के हिसाब से। सो टोटल 4,36,000 रुपीज आपके बैंक में आ जाएंगे। कितना तो सिंपल है, टोटल 4,36,000 आपके बैंक में आ गए। ऑल राइट, अब चलते हैं आगे। देखो भाई, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले, हालांकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको। दोस्तों, जब गुड्स खरीदे थे, आप देख सकते हो, गुड्स खरीदे थे तो मैंने इनपुट जीएसटी को डेबिट में रिकॉर्ड करके रखा था। इनपुट जीएसटी का मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं पूरे साल के लिए, ताकि साल के एंड में, देखो इसी क्वेश्चन में एग्जांपल ले लो आप आराम से। अब तक आप जीएसटी खुद कितना पे करके आए हो? आपने 12,000 जीएसटी पे करा परचेस करते वक्त, दोबारा आपने जीएसटी पे करा 30,000, टोटल 42,000 का जीएसटी आप पे करके आए हो। आप पे करके आए हो जीएसटी 42,000 रुपीज का। अच्छा, आपने कस्टमर से कितना जीएसटी रिसीव करा है जरा ये भी देख लेते हैं। एक बार आपने ये 54,000 रुपीज जीएसटी कलेक्ट करा, और एक बार आपने ये 36,000 जीएसटी कलेक्ट करा। सो 54 और 36 कितना हो गया भाई? 90,000। 90,000 जीएसटी आपने कलेक्ट करा सरकार के बिहाफ पर। क्यों भाई, नौकर लग रहा हूं मैं सरकार का? मुझे काम देके चली गई सरकार, मुझे स्कीम देके चली गई कि तू हमारा एजेंट है, तू हमारे बिहाफ पर जीएसटी कलेक्ट करेगा कस्टमर से। क्यों कलेक्ट करूंगा भाई मैं? मेरा क्या फायदा? तो सरकार मुझे ये फायदा देती है कि देख, तू हमारे बिहाफ पर जीएसटी कलेक्ट कर अपने कस्टमर से, और सारा हमें मत दे, उसमें से तू उतना पैसा काट ले जो जीएसटी तू पे करके आया था। ओ, तो मतलब 90,000 रुपए मैंने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा, 90,000 में से मैं 42,000 रुपए काट लूंगा इनपुट जीएसटी जो मैं पे करके आया था, और बैलेंस अमाउंट जो है वो मैं सरकार को पे कर दूंगा। दिस इज हाउ जीएसटी मैकेनिज्म वर्क्स, दिस इज हाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क्स। अब समझ में आ रही है बात? तो इनपुट टैक्स जो मैं पे करके आया हूं ना, ये देखो इनपुट टैक्स मैंने पे करा, ये देखो इनपुट टैक्स मैंने पे करा, इसका मुझे क्लेम मिल जाता है। इसका मुझे क्या मिल जाता है? क्लेम। इसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। सुनो जरा ध्यान से, आज तुमने ये 12,000 रुपए का जीएसटी यहां पर डेबिट में दिखा रखा है, ताकि तुम इसका क्लेम ले पाओ सरकार के पैसे में से, सरकार वाले जीएसटी में से। तो क्या तुम ये शानपत्ती चला सकते हो कि तुमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया 12,000 रुपए का जीएसटी, और फिर ये सारे गुड्स बेचने के बजाय घर भिजवा दिए, ड्राइंग कर ली, या घर नहीं भिजवाए, गुड्स रिटर्न ही कर दिए? सोचो, अगर ये सारे के सारे गुड्स, ये पूरे 1 लाख रुपए के गुड्स अगर आप रिटर्न कर दो, तो ये जो जीएसटी है 12,000 रुपए का, क्या ये आप सरकार से ले सकते हो, रिसीव कर सकते हो? बेटा, सरकार आपको सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर जीएसटी का क्लेम लेने देगी जो गुड्स आपने बेचे। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको सिर्फ उन्हीं गुड्स पर मिलेगा जो गुड्स आपने बेचे। जो गुड्स आपने बेचे ही नहीं, अदरवाइज आपने उन्हें घर पहुंचा दिया, या वो गुड्स चोरी हो गए, या वो जल गए, या वो आपने रिटर्न कर दिए, उन गुड्स के ऊपर जीएसटी क्लेम नहीं मिलता। लिहाजा उन गुड्स के ऊपर जीएसटी को आपको कैंसिल करना होता है। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जरा, 10 तारीख को हमने रमेश को 1 लाख रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। जानते हो रमेश कौन है? ये देखो, रमेश वही है जिससे आपने 2 तारीख को गुड्स खरीदे थे 2.5 लाख रुपए के। 2.5 लाख रुपए के गुड्स जब आपने खरीदे थे, तो आप बड़े शाणे थे, आप बड़े तेज थे। आपने 2.5 लाख रुपए के गुड्स पे जैसे ही 12% जीएसटी पे करा, आपने तुरंत रिकॉर्ड कर दिया उसको यहां पर। ये देखो, तुरंत आपने 30,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया कि मैं तो जी 30,000 रुपए काटूंगा सरकार के पैसे में से। अब नहीं काट पाएगा भाई तू 30,000 रुपए, क्योंकि अब तूने रमेश को कुछ गुड्स तो वापस ही कर दिए। तो जो गुड्स गए उनका जीएसटी कैंसिल करना है, जो गुड्स जल गए उनका जीएसटी भी कैंसिल करना है, जो गुड्स तुमने घर पहुंचा दिए, ड्राइंग कर ली, उनका जीएसटी भी कैंसिल करना है। कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आओ जरा देखते हैं कैसे कैंसिल करते हैं।
सो पहले हम देखते हैं ट्रांजेक्शन की क्या डेट है। डेट है 10 तारीख, रमेश को गुड्स रिटर्न हो रहे हैं 10 तारीख को। सबसे पहले आप बस ये सोचो कि नॉर्मली आप कभी भी गुड्स रिटर्न करते हो किसी को भी, तो उस व्यक्ति के प्रति आपका कर्जा कम हो जाता है, कहो हां, तो रमेश डेबिट हो जाएगा। ऑल राइट। और जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन होता है और वो डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है, तो वो यहां पर आ जाएगा जी। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स तुम कितने रुपए के वापस कर रहे हो? गुड्स तुम वापस कर रहे हो 1 लाख रुपए के। ये देख लो भाई, रिटर्न गुड्स टू रमेश 1 लाख। तो परचेज रिटर्न में तो मैंने लिख दिया जी 1 लाख रुपए। मैंने रमेश को गुड्स रिटर्न करे 1 लाख रुपए के, परचेज रिटर्न में मैंने लिख दिया 1 लाख। पर क्या रमेश के प्रति जो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है गुड्स वापस करने की वजह से, क्या वो सिर्फ 1 लाख रुपए से ही कम होगी? जब 4 लाख रुपए के गुड्स मैंने खरीदे थे रमेश से, तो रमेश के प्रति मेरी लाइबिलिटी कितनी बनी थी? मेरी 4 नहीं, कितने के खरीदे थे रमेश से? हाँ, 2.5 लाख। जब 2.5 लाख रुपए के गुड्स आपने रमेश से खरीदे थे, तो आपकी लाइबिलिटी रमेश के प्रति 280 बनी थी ना, बिकॉज ऑफ जीएसटी। अब यही गुड्स अगर आप वापस करोगे 1 लाख वाले, पर लाइबिलिटी आपकी 1 लाख से कम नहीं होगी, थोड़ी और कम होगी आपकी लाइबिलिटी। जीएसटी को कैंसिल करना पड़ेगा। जीएसटी कैंसिल कैसे करना है, ध्यान से सुनना। इनपुट आईजीएसटी डेबिट में बैठा हुआ है, उसी को उठा के क्रेडिट कर दो आप। उसी को उठा के क्रेडिट कर दो आप। यहां पर क्रेडिट कर दो आप इनपुट आईजीएसटी, दैट्स इट। परसेंटेज कितना था? 12। 1 लाख पे 12% कितना हुआ? 12,000। 12,000 रुपए यहां पर लिख दो आप। यानी रमेश के प्रति आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी पूरे 1,12,000 रुपए से। मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं इसको। सिर्फ रमेश वाले गुड्स पे आप ध्यान दो। रमेश वाले गुड्स कितने के थे? 2.5 लाख के। 2.5 लाख के गुड्स जब आपने खरीदे थे रमेश से, कितना जीएसटी पे करा था आपने उसको? 30,000, 30,000। लेकिन क्या ये 2.5 लाख के पूरे गुड्स बिके आगे? नहीं, थोड़े तो आपने रमेश को वापस ही कर दिए। तो जो गुड्स वापस कर दिए, 2.5 लाख में से जरा माइनस करो उसको। 1.5 लाख रुपए के गुड्स ही आपने अपने पास रखे हैं ना। 2.5 लाख में से 1 लाख के गुड्स तो आपने वापस ही कर दिए, अपने पास तो आपने 1.5 लाख के ही रखे हैं ना गुड्स। तो सिर्फ वही वाला जीएसटी तो बुक्स में होना चाहिए। जो गुड्स ही आपके पास नहीं रहे, वो जीएसटी तो कैंसिल हो जाना चाहिए। इसलिए वैसे तो क्रेडिट होने वाला जीएसटी आउटपुट होता है, लेकिन पहली बार मैंने इनपुट को क्रेडिट करा क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना था। डेबिट में बैठा हुआ था इनपुट आईजीएसटी, मैंने उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया। समझ में आई गेम? ताकि अब इनपुट के नाम से जीएसटी आपकी बुक्स में 30 माइनस 12 यानी सिर्फ 18,000 नजर आएगा। क्लियर हो गई बात? बस जीएसटी इस प्रकार से कैंसिल करना होता है। अच्छा, और देखते हैं जी क्वेश्चंस। और देखते हैं, जैसे तुम वापस कर रहे हो, तुम्हारा कस्टमर भी वापस कर सकता है तुमको जीएसटी, है ना। पर उससे पहले जून की 11 तारीख, जून की 11 तारीख देखो जरा ध्यान से। जून 11, टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 2,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच पेड इन कैश। पहले भी बताया था, जीएसटी न केवल गुड्स के ऊपर लगता है बल्कि सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। आप अपने टेलीफोन का बिल पे कर रहे हो 2,000 रुपए, जो कि एक सेवा है, एक सर्विस है, तो उसके ऊपर भी तो आप जीएसटी पे करोगे ना। उसके ऊपर भी आप जीएसटी पे करोगे। सीखने लायक है कुछ इसमें, ध्यान से देखना जरा। 11 तारीख को आपने टेलीफोन बिल पे करा 2,000 रुपए, जरा इसको रिकॉर्ड करते हैं। जून 11, बेटा 11 तारीख को आपने टेलीफोन बिल पे करा। नॉर्मल एक एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से मैं दिखा देता हूं इसको। ये दिखा दिया जी मैंने 2,000 रुपए, पर मेरी जेब से पैसा 2,000 नहीं जाएगा क्योंकि मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ा। तो 2,000 के ऊपर मुझे 9% ईच, ओ तेरी, 9% ईच मुझे जीएसटी पे करना पड़ा। ठीक है, सो 9% ईच मतलब आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी, टोटल 18% जीएसटी मेरी जेब से गया है। तो यानी कि 2,000 का 18% मतलब कि 360 रुपए एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे। तो मेरी जेब से जो पैसा जाएगा, जो कैश जाएगा मेरी जेब से, वो जाएगा 2,360।
2360। 2000 रुपए का मेरा टेलीफोन बिल था, मेरे ऑफिस का एक बेसिक खर्चा है, और उसके ऊपर मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ा 99 यानी 18%, जो कि आया 360 रुपए, इसलिए मेरी जेब से आउटफ्लो हुआ 2360। अब ये जो 360 रुपए हैं, क्या ये मैं सरकार से क्लेम करूंगा कि नहीं? जवाब दो। जवाब है यस, मैं ये 360 रुपए सरकार से क्लेम करूंगा, क्योंकि ये जीएसटी मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए ही पे करना पड़ा। ये मेरे बिजनेस का एक बेसिक एक्सपेंस है भाई, बगैर इस एक्सपेंस को पे किए मैं अपना बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, और बिजनेस अगर नहीं कर पाऊंगा तो सरकार के बिहाफ पर कस्टमर्स से जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये जो 360 रुपए का एक्स्ट्रा जीएसटी पे करा, मुझे पे करते वक्त परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं इस जीएसटी को क्लेम कर लूंगा सरकार से। सरकार खुद नहीं आएगी मुझे देने, मैंने पहले ही बता दिया, आउटपुट जीएसटी में से मैं काट लूंगा 360 रुपए ये वाले। तो गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, दोनों के ऊपर आप जब जीएसटी पे करके आते हो, आप उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो, अगर बिजनेस का एक रेगुलर एक्सपेंस है तो। हां, अगर मैं अपनी बीवी को शॉपिंग करा रहा हूं दुनिया भर की, तो वो मैं यहां पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा भैया, हर चीज का जीएसटी क्लेम नहीं ले सकता मैं। थोड़ी बहुत शान पत्ती लोग दिखाते हैं कि गाड़ी बिजनेस के नाम पर शो कर देते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, जबकि यूज में तो गाड़ी फिर अगर बिजनेस के नाम पर है तो हाउस होल्ड यूज में भी आती है फिर गाड़ी, इतनी शान पत्ती चल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, अनलाइक गुड्स, अगर आप सर्विसेज अवेल करते हो तो उसके ऊपर भी है जो आप जीएसटी पे करोगे, आप उसे इनपुट टैक्स के रूप में दिखा सकते हो। मैं दिखाने वाला हूं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट डेबिट 180 180। ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका आपको क्लेम नहीं मिलता, जो आपने अपने बिजनेस के लिए नहीं लिए हैं। ठीक है, उनका आपको क्लेम नहीं मिलता। आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते भाई, उसका आपको नहीं क्लेम मिलेगा फिर। ओके, चलिए। ओके जी, तो ये थे जी ये था जी जून की 11 तारीख वाली ट्रांजैक्शन। अब 12 तारीख देख लो। 12 तारीख को गुड्स रिटर्न्ड बाय त्रिधा। त्रिधा को जानते हो, भूले तो नहीं हो? गुड्स रिटर्न्ड बाय त्रिधा। त्रिधा आपसे थोड़ी देर पहले गुड्स खरीद के गई थी, ढूंढो उसको, कहां है ये रही। 5 तारीख को गुड्स खरीद के गई थी 3 लाख रुपए के, उसकी मर्जी, थोड़ा सा माल डिफेक्टिव था तो त्रिधा ने आपको कुछ गुड्स वापस कर दिए। कितने वाले? 50,000 वाले, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 वाले। तो जब त्रिधा को मैंने गुड्स बेचे थे तो मैं आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में मैंने शो करके रखा था, लेकिन वो सारा सरकार को जमा नहीं कराऊंगा मैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो भाई, मेरा पीओवी समझो। त्रिधा वाली ट्रांजेक्शन उठाओ पहले। त्रिधा को गुड्स कब बेचे थे आपने? ये रही, आपने त्रिधा को सेल करी थी 3 लाख रुपए की, फिर आपने उससे 27,000 रुपए जीएसटी भी चार्ज करा, यानी टोटल 54,000, 54,000 आपने जीएसटी चार्ज करा त्रिधा से। पर ये पूरा का पूरा 54,000 जीएसटी मैं सरकार को जमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि त्रिधा ने थोड़े से गुड्स तो मुझे वापस ही कर दिए, तो मेरी सेल तो अल्टीमेटली 3 लाख की नहीं हुई ना। तो मुझे जीएसटी को कैंसिल करना है, जो जीएसटी आउटपुट में बैठा है क्रेडिट में, उसको उसी के नाम से डेबिट कर देना है कैंसिल आउट करने के लिए। एज सिंपल एज दैट, बड़ा ही सिंपल है। तो ट्रांजैक्शन है जून 12, जून 12। पहले दिमाग लगाओ, नॉर्मली जब कोई कस्टमर आपको गुड्स वापस करता है तो एंट्री क्या होती है? सर एंट्री में आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न कह लो या रिटर्न इनवर्ट्स कह लो, किसी भी नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, और वो जो आपका डेटर है वो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहां पर जो जीएसटी आपने चार्ज करा था अपने कस्टमर से, जो आउटपुट जीएसटी के फॉर्म में क्रेडिट में था, अब वो डेबिट हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। मैं फिर बता दूं, आउटपुट जीएसटी नॉर्मली डेबिट नहीं होता। सेल जब हो रही होती है तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट ही होता है, लेकिन जब आउटपुट जीएसटी को कैंसिल आउट करना होगा तो डेबिट करना होगा। इनपुट जीएसटी नॉर्मली डेबिट ही होता है, लाइक परचेज के टाइम पर, लेकिन जब इनपुट जीएसटी को कैंसिल करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। पीछे समझा दिया मैंने आपको। अच्छा जी, त्रिधा यहां पर क्या हो जाएगी? क्रेडिट। त्रिधा ने आपको गुड्स कितने रुपए के वापस करें? 50,000 रुपए के।
50,000 रुपए के गुड्स त्रिधा ने आपको वापस करें, लेकिन त्रिधा के खाते में से आपको 50,000 से ज्यादा काटना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी भी कैंसिल होगा। जीएसटी का प्रेस्क्राइब्ड रेट क्या था यहां पर त्रिधा के केस में कितना था? 99%। सो 5 9 जा 45, 4500 तो टोटल 59,000 रुपीज लेस हो जाएंगे त्रिधा के अकाउंट में से, टोटल 59,000 रुपीज। यानी त्रिधा की लाइबिलिटी मेरे प्रति न केवल 50,000 से बल्कि 59,000 से कम हो जाएगी। जीएसटी कैंसिल हो गया। और भी केसेस होते हैं जिसमें जीएसटी कैंसिल होता है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज बने रहिएगा। इस क्वेश्चन में और कुछ है? यस, जून 15 वेरी इंपॉर्टेंट। जून 15 को पढ़ो जरा एक बार आप। सर लास्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दीज गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। हमने कुछ गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, हमने कुछ गुड्स निकाले और हम घर ले गए, पर ये गुड्स जब हमने खरीदे थे तो जीएसटी पे किया था उस वक्त तो हमने, और वो भी 6% ईच, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। तो जिन गुड्स को आगे आपने सेल के लिए भेजा ही नहीं, जो गुड्स आप घर ही ले गए उल्टा उठाकर, क्या उन गुड्स के ऊपर पे किया गया जीएसटी आपको क्लेम मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स। तो जानते हैं और कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता, कैंसिल हो जाता है? देखिए जी तरह ध्यान से। सर जब भी गुड्स आपके पास से चले जाएं अदर देन सेल, अगर सेल के रूप में गुड्स आपके पास से जा रहे हैं तो वहां तो जीएसटी उल्टा आएगा, आउटपुट जीएसटी की फॉर्म में। लेकिन सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स आपके पास से चले जाएं तो जीएसटी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी तरह का लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर पढ़ा होगा आपने, लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है या एक्सीडेंट है, किसी भी किस्म का लॉस हो जाता है तो आप डेबिट करते हो ना उस लॉस को, और लॉस को शो करते वक्त आप अपना परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देते हो। तो आपको परचेजेस अकाउंट तो क्रेडिट करना ही है, परचेजेस अकाउंट तो क्रेडिट करना ही है, साथ ही साथ जो जीएसटी आपने पे करा था वो भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। जब आपने पे करा था तो आपने इनपुट जीएसटी की फॉर्म में उसको दिखाया था डेबिट में, अब वही इनपुट जीएसटी आपको क्रेडिट कर देना है, जो भी नाम है उसका। मैं तो सिर्फ इनपुट जीएसटी लिख रहा हूं, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना है कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में था या आईजीएसटी की फॉर्म में था, उस जीएसटी को कैंसिल आउट कर देना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1,00,000 रुपए के गुड्स 12,000 रुपए के जीएसटी के हिसाब से आपने खरीदे थे तो भैया 1,00,000 यहां आएगा, 12,000 यहां आएगा, और लॉस में आपको पूरा 1,12,000 दिखाना पड़ेगा, पूरा 1,12,000 आपको लॉस में दिखाना पड़ेगा। और यही केस ड्रॉइंग में भी है। अगर यहीं पर लॉस नहीं है बल्कि आपने कोई ड्रॉइंग कर ली है तो ड्रॉइंग के केस में भी यही होगा बेटा, आपको लॉस की जगह सिर्फ नाम जो है वो ड्रॉइंग का ले लेना है, दैट्स इट। तो ड्रॉइंग है, लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, इन तमाम केसेस में गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं बट सेल नहीं हो रही है, तो भैया ऐसे में जीएसटी को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आइए जरा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसमें मैंने वैल्यू नहीं डाली यार, सॉरी, वैल्यू हम 1,00,000 रुपए ले लेते हैं यहां पर, कि 1,00,000 रुपए के गुड्स की हम ड्रॉइंग कर रहे हैं, और 1,00,000 रुपए के ये गुड्स जब खरीदे गए थे तो 6% के हिसाब से जीएसटी हमने पे करा था, यानी 6,000 मतलब 12,000। अब इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे जून 15 को, ध्यान से देखिएगा। चूंकि ड्राइंग हो रही है सर, तो ड्राइंग के केस में आपको ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट करना होता है। अब मुझे बताओ कि ड्राइंग में 1,00,000 रुपए की मानूं या 1,12,000 की मानूं? चूंकि जीएसटी का क्लेम नहीं मिलने वाला तो अब जीएसटी आपको अपने सर पे लेना पड़ेगा, खर्चे के रूप में झेलना पड़ेगा, तो इसीलिए ड्राइंग आपको माननी पड़ेगी 1,12,000 रुपए की। गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, और गुड्स जब भी आपके पास से चले जाते हैं अदर देन सेल या अदर देन परचेज रिटर्न, अदर देन सेल या अदर देन परचेज रिटर्न, अगर आपके पास से गुड्स चले जाते हैं फॉर एनी अदर रीजन तो परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करना होता है। अगर ये नहीं पता तो भैया जर्नल वाली वीडियो देख लेना मेरी। तो परचेजेस अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही, साथ साथ जब भी ये 1,00,000 रुपए के गुड्स आपने खरीदे थे, जब भी ये 1,00,000 रुपए के गुड्स आपने खरीदे थे
तो आपने ऊपर से जीएसटी पे करा था 6% और वो जीएसटी डेबिट में बैठा होगा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के नाम से, उसे वहां से उठाओ और क्रेडिट कर दो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 6,000 लाइकवाइज ये हो गया 1,12,000। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने जीएसटी से जुड़ी हुई बेसिक सेल परचेज रिटर्न ड्रॉइंग और एक आधा एक्सपेंस भी हमने पे करा था जीएसटी के माध्यम से। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं और वो गुड्स हम डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं, और डिस्काउंट तो दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और गुड्स के ऊपर जीएसटी भी अप्लाई हो रहा है, तो कैसे होगा? थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं जरा। उसके लिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब दोस्तों। ये है जी अगला क्वेश्चन, आराम से देखना है, घबराना नहीं है, ठीक है जी। सर, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अल्फा इंडस्ट्रीज। ठीक है, अल्फा इंडस्ट्रीज की बुक्स में इन सभी ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल एंट्री बनानी है। 2025 जुलाई की 1 तारीख को आपने मशीनरी परचेज करी सर, मशीनरी 50,000 रुपए की, जिसके ऊपर आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करा 9% और चेक से आपने पेमेंट कर दी। अब मशीनरी खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदे, पर जिससे खरीद रहे होगे तुम मशीनरी, उसके लिए तो गुड्स ही है ना वो। सुनो जरा ध्यान से, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा मशीनरी बेचने का धंधा नहीं है, लेकिन तुम अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीद रहे हो। अब ये मशीन तुम्हारे लिए गुड्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे सप्लायर जिसने तुम्हें बेची है उसके लिए तो गुड्स हैं, तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि मशीनरी के ऊपर पे किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? खुद ही बता दो, बिजनेस करने के लिए मशीनरी जरूरी है? यस, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लिहाजा आपको इनपुट टैक्स को डेबिट में रिकॉर्ड करना है। आइए जरा देखते हैं कैसे। 2025 जुलाई 1, नॉर्मली मशीनरी खरीदते हो तो क्या करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। मशीनरी कितने रुपए की है सर? 50,000 रुपए। ऊपर से आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करा, तो मशीनरी की वैल्यू को 50,000 से ज्यादा मत रिकॉर्ड करो आप, मशीनरी सिर्फ 50,000 रुपए की रिकॉर्ड करोगे आप। और ऊपर से जो आपने जीएसटी पे करा है उसको अलग से रिकॉर्ड करोगे। तो बस गुड्स के केस में परचेजेस था, एसेट के केस में एसेट का नाम आ जाएगा। बाजी वाह, बल्ले बल्ले। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने कितने रुपए है जी? 9% 4500 एंड 4500। तो टोटल जो आप चेक पे करोगे सप्लायर को, वो पे करोगे 59,000 रुपीज का, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जी 59,000 रुपीज से। बताओ कितना तो सिंपल है ना? आसान था। गुड्स खरीदो या कोई भी एसेट खरीदो, जीएसटी आपको डेबिट में शो करना है। चलो भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अब आएगा मजा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ो जरा, राजीव वाली ट्रांजैक्शन को पढ़ो। सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव। राजीव चंडीगढ़ में बैठा है, तुम सपोज दिल्ली में बैठे हो, तो जाहिर सी बात है आईजीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा। आपने गुड्स खरीदे राजीव से, राजीव बैठा चंडीगढ़ में, तुम हो दिल्ली में, इंटर स्टेट सेल परचेज हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ऑफकोर्स आईजीएसटी लगेगा। 18% लग गया। और ये गुड्स हमने खरीदे 50,000 रुपए के, पर 50,000 रुपए के गुड्स हमें पड़े थोड़ी, हमने तो मोल भाव कराना, कम करवाए हमने गुड्स, और अगले ने हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो मुझे जीएसटी 50,000 पे करना होगा, विच वॉज द बेसिक प्राइस, या फिर मुझे 50,000 में से 10% लेस करा और 45,000 आया, 45,000, मुझे 45,000 पे जीएसटी पे करना होगा। ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक फाइनल सिंपल शब्दों में जवाब दे देता हूं, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट पेएबल। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट पेएबल। जो भी आप फाइनल प्राइस पे करोगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द डिस्काउंट्स, जो फाइनल प्राइस बचेगा उस प्राइस के ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। बताओ कितना सिंपल हो गया, है ना जी? कितना सिंपल हो गया। तो जुलाई की 3 तारीख को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। गुड्स खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा,
जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और जीएसटी साथ साथ आ जाएं तो क्या करना है, आसान कर दूं तुम्हारे लिए। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट है उसे अप्लाई कर दो। ट्रेड है सिर्फ, तो ट्रेड डिस्काउंट को अप्लाई करो और जो अमाउंट बचे वो मुझे बता दो। 50,000 रुपए के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो गया, यानी गुड्स 45,000 रुपीज के लगा दिए अगले बंदे ने। ठीक है, 45,000 जाके लिख दो परचेज अकाउंट के अंदर, 45,000। अब ये जो 45,000 है इसके ऊपर आपको कितना जीएसटी पे करना है जी? 18% आपको जीएसटी पे करना है और वो भी आईजीएसटी, तो वो यहां पर डेबिट में आ जाएगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 45,000 के ऊपर 18%, सो 45,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 9,000 और 2% हो जाएगा 900, तो ये हो जाएगा 8,100। क्लियर? 45,000 के ऊपर आपने 8,100 रुपीज का सीधा सीधा आईजीएसटी पे कर दिया। अब राजीव को आपने पेमेंट करी कि नहीं करी? ऑफ कोर्स नहीं करी, क्योंकि कहीं पर भी पेमेंट लिखी नहीं है, तो राजीव आपका क्रेडिटर बन जाएगा। टू राजीव कितना हो जाएगा ये? 53,100। बताओ कितना, तो सिंपल है। जीएसटी जब आ जाए डिस्काउंट के साथ तो पहले डिस्काउंट अप्लाई करो। अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों हो तो क्या करना है वो तो चलो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करो और ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो गुड्स की वैल्यू बची वो लिख दो परचेज अकाउंट में, लिख दो पहले जाके। सेल अकाउंट हो तो सेल में लिख दो जाके पहले। देखते हैं जरा कैसे होगा। ये था जुलाई 3। अब चलते हैं पीछे, फिर गुड्स खरीदे भाई हमने। जुलाई 3 के बाद हमने जुलाई 6 को फिर गुड्स खरीदे। ये देख लेते हैं जरा बेटा। इस बार हमने गुड्स खरीदे दिव्या से। हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे दिव्या से, जिसके ऊपर 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, प्लस हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना पड़ा 99% के हिसाब से। पर चूंकि हमने इमीडिएट पेमेंट करी, और आपको पता है इमीडिएटली पेमेंट करते हो, टाइम से पेमेंट करते हो, टाइमली पेमेंट करते हो, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है कई बार, जिसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। हमें मिल गया, हमने चेक से इमीडिएटली पेमेंट कर दी और हमने प्राप्त कर लिया 2% का कैश डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में तुम तिलमिला जाओगे कि भैया पहले क्या करें, पहले जीएसटी अप्लाई करूं कि पहले ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करूं, पहले ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करूं कि पहले कैश डिस्काउंट अप्लाई करूं? आराम से, घबराना नहीं है। देखो जरा 6 तारीख जुलाई 6, गुड्स खरीद रहे हो ना, इजी चलना है, हमें घबराना नहीं है। खरीद रहे हो, ओके। खरीदने पे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? परचेजेस अकाउंट। लिखो पहले जाके परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से करना है इसका रूल समझ लो। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जीएसटी तो अभी लगाना ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट पेबल। तो सबसे पहले एक डिस्काउंट लगाना होता है और वो भी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, सिर्फ कैश नहीं, ट्रेड डिस्काउंट लगाओ। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद जो वैल्यू बची वो जाके लिख दो परचेज अकाउंट में। तो गुड्स कितने के थे जी? देख लो, गुड्स थे 1 लाख रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 10%, यानी कि 90,000 रुपए परचेज अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 90,000 रुपए। अब इस 90,000 रुपए के ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। 90,000 रुपए के ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना दोस्तों। 90,000 रुपए के ऊपर सबसे पहले आपको डिस्काउंट की प्राप्ति होगी। जीएसटी बिल्कुल फाइनल में कैलकुलेट करना होता है। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट पेएबल एंड 90,000 इज नॉट द फाइनल अमाउंट, बिकॉज 90,000 के ऊपर तो जब उसने कहा कि भाई, जब मैंने कहा 1 लाख का माल है कितने का लगाएगा, उसने कहा 10% कम कर दिया, छोड़ दिया मैंने 10%। मैंने कहा 90, कहता हाँ। मैंने कहा 90 पूरा का पूरा आज की रेट में चेक बना के दूं तो? कहता तो 90,000 का चेक मत बनाओ, आप और डिस्काउंट ले लो। तो उसने मुझे 2% का कैश डिस्काउंट और दे दिया। पहले वो डिस्काउंट अवेल कर लो आप। और 2% का कैश डिस्काउंट जो है आपको पता होना चाहिए, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, अनलाइक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं हम, क्योंकि हमें मिल रहा है। सो यहां पर मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूं जी कैश डिस्काउंट को, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। 1800 मुझे मिल गया जी कैश डिस्काउंट। 90,000 के ऊपर सीधा सीधा 2% यानी 1,800 रुपए। अब आप कैलकुलेट करोगे व्हाट इज द नेट अमाउंट पेएबल। चेक पे अब फाइनली अमाउंट कितना लिखूं, पेमेंट करनी है मुझे खड़े खड़े। तो भैया ऐसा है, 1 लाख रुपए अमाउंट था, 10,000 रुपए लेस हो गया ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद 1,800 रुपए और लेस हो गए,
कैश डिस्काउंट वाले 1800 रुपए और लेस हो गए कैश डिस्काउंट वाले। तो नेट अमाउंट जो आपको फाइनली पे करना था, अब नेट अमाउंट पेएबल, पेड नहीं पेएबल, ठीक है। नेट अमाउंट आपको पे करना 90,000 माइनस 1800 यानी 88,200 रुपीज, ठीक है भाई। पर 88,200 रुपए का अगर मैं चेक बना के दे दूं तो जीएसटी का क्या, तो इसलिए 88,200 रुपए के ऊपर अब लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितना परसेंट है, 99% है। और चूंकि पे करना है तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं हम उसको, पता होना चाहिए आपको, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी दोस्तों। सो 88,200 के ऊपर 99% का जरा एक बार जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास तो कैलकुलेटर पड़ा है तो मैं उससे कैलकुलेट कर रहा हूं। 88,200 के ऊपर 9% बना 7938 ईच, 7938 7938, समझ रहे हैं आप। तो 88,200 रुपए के ऊपर आपने अब ऐड कर दिया 18% जीएसटी, 18 मतलब कि 9% है ना, और 9% इतना और इतना बना है, ठीक है। तो फाइनली अब चेक कितने रुपए का बनेगा, चेक बनेगा जी 88,200 प्लस 7938 एंड 7938। तो यहां पर चेक बनेगा 88,200 प्लस 18%, 88,200 प्लस 18% यानी 1,04,076 रुपए, ठीक है जी। ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। तो अब हम चेक करें एक बार डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं। सो 90,000 प्लस 7938 एंड 7938, 1,05,876 और इधर 1,04,076 प्लस 1800, 1,05,876। डेबिट क्रेडिट बराबर है जी। यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी सब एक साथ आ जाता है, ठीक है। ये है जी सिंपल सी बात। अच्छा, अगर यही सेम ट्रांजैक्शन परचेज की नहीं होती, सेल की होती तो कैसे होता, अब ये मत पूछना भाई, सारी चीजों के रिवर्सेस हो जाते हैं और क्या होता। परचेज जो है डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाता और वो सेल हो जाता, डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डिस्काउंट अलाउड और वो डेबिट में आ जाता, बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाता, इनपुट की जगह आउटपुट जीएसटी और वो क्रेडिट में आ जाता। समझ रहे हो आप। अभी आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हो, अदरवाइज आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते। सीखने लायक वो नहीं है, सीखने लायक क्या है, अगली ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन देखो भाई, जुलाई 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, चलो सेल से घबरा रहे हो ना आप, कोई बात नहीं, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू द्विवेदी फॉर 2 लाख रुपीज, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है 9% ईच, पर हमें तो हाफ पेमेंट ही मिल रही है। अब अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी में कैश डिस्काउंट है भी तो मैं तो हाफ पेमेंट के हिसाब से दूंगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पेमेंट पर दिया जाता है जितनी पेमेंट गिवन टाइम में हो जाती है। द्विवेदी को मैंने गुड्स बेचे बट द्विवेदी मुझे सिर्फ हाफ पेमेंट कर रहे हैं और वो भी चेक से, तो मैं द्विवेदी जी को 2% कैश डिस्काउंट दूंगा जरूर, लेकिन फुल पेमेंट पे नहीं दूंगा, हाफ पेमेंट पे दूंगा। अब इसको करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझना भाई। जुलाई 8, जुलाई 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, जुलाई 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आराम से दिमाग लगाओ, नॉर्मली सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट आता है पिक्चर में और वो क्रेडिट होता है। लो जी, मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया पहले ही, यहां लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेबिट वाली चीज को गोली मारो, पहले क्रेडिट वाली चीज। परचेज या सेल अकाउंट में वैल्यू डालते वक्त, परचेज में डेबिट में डालते हो, सेल में क्रेडिट में, परचेज या सेल अकाउंट में वैल्यू डालते वक्त आपको केवल एक चीज माइनस करनी है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ना कैश डिस्काउंट ना जीएसटी, केवल ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल हो गया। द्विवेदी को कितने रुपए के गुड्स बेच रहे थे आप, 2 लाख। 2 लाख में से कुछ रायता मत पढ़ो, आगे का रायता पढ़ो ही मत। 2 लाख माइनस 10% कर दो बस। 2 लाख के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट 20,000 हो गया, यानी 1,80,000 रुपए। मैं सेल कंसीडर करूंगा जी 1,80,000 रुपए। अब 1,80,000 में से आधा अमाउंट मुझे बाद में देगा द्विवेदी और आधा आज देगा, तो दो बातें हो गई। 1,80,000, इसकी हाफ पेमेंट एक तरफ और हाफ पेमेंट एक तरफ, यानी 90,000 एक तरफ और 90,000 एक तरफ। अब ये जो 90,000 है
ये मैं द्विवेदी जी से पूरा नहीं लूंगा, मैं उन्हें डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि ये पेमेंट मुझे रिसीव हो रही है, और जो ये वाला 90,000 है ये मुझे बाद में रिसीव होगा, लेटर। तो इसके ऊपर काय बात का डिस्काउंट भाई, है ना। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि जो हाफ पेमेंट मुझे बाद में देंगे द्विवेदी जी वो कितनी है ना। तो भैया 90,000 और प्लस इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। कितना परसेंट? 99%। वोरा जी 99% लिखा हुआ था ना वहां पर, 99%। सो 8100 और 8100 सीजीएसटी और एसजीएसटी, खत्म हो गई बात। तो द्विवेदी जी मेरे डेटर बन जाएंगे 8,8,16,200, 90 और 16,200, ये बन जाएगा 1,06,200। तो भैया ये द्विवेदी के अकाउंट में डाल दूं कि नहीं डाल दूं, ये बता दो मुझे आप। बड़ा सिंपल है, आप कंफ्यूज मत होना फालतू में। 2 लाख के गुड्स थे ये तो भूल ही जाओ। गुड्स कितने के हो गए? 180 आफ्टर अप्लाइंग ट्रेड डिस्काउंट। 180 में से जो पेमेंट आपके पास आएगी वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो पेमेंट आज आपको मिलने वाली है उसके ऊपर आप कैश डिस्काउंट दोगे, कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले वो पेमेंट सोच लो जो आज आने ही नहीं वाली, जो पेमेंट बाद में आने वाली है। बाद में आने वाली पेमेंट भी आधी है, यानी 90,000, और उस 90,000 रुपए के ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो सर यहां पर भी तो जीएसटी 90 पे लगेगा? नहीं, यहां पर जीएसटी 90 पे नहीं लगेगा, क्योंकि 90,000 इज नॉट द नेट अमाउंट पेबल। अभी डिस्काउंट अप्लाई होना है, कैश डिस्काउंट, समझो जरा बात को। ये 90,000 बाद में आएगा, इस 90,000 रुपए के ऊपर 8100 और 8100 सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। तो 1,06,200 रुपए मुझे द्विवेदी जी बाद में देंगे। द्विवेदी जी को डेटर बना लो ना 1,06,200 रुपए से, आ जाओ इधर। द्विवेदी जी का अकाउंट डेबिट कर दो आप। 1,06,200, ठीक है भाई। जीएसटी को एंड में रिकॉर्ड कर देंगे हम। अब जरा देखते हैं मेरे पास कैश कितना आएगा। कैश देंगे द्विवेदी जी या चेक? क्या दे रहे हैं? चेक। तो मेरे को चेक कितने का देंगे द्विवेदी जी, जरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 180 का आधा एक तरफ हो गया था, आधा एक तरफ हो गया था, इस आधे के ऊपर मुझे बता दो पहले जीएसटी लगाऊं या पहले डिस्काउंट, जल्दी बता दो। पहले क्या लगेगा? डिस्काउंट, बिकॉज जीएसटी इज फाइनली कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट पेबल। 90,000 रुपए का द्विवेदी जी चेक बनाने लगे, मैंने कहा रुक जाओ, इसके ऊपर डिस्काउंट ले लो आप मेरे से। कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया मैंने उनको? 2%, यानी 1,800 रुपए। तो भैया 90,000 में से मैं लेस कर दूंगा 1,800 रुपए का कैश डिस्काउंट, और ये बन जाएगा 88,200 अगेन, ठीक है जी, 88,200 अगेन। और इस 88,200 के ऊपर फिर लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% एंड 9%, ठीक है। तो 88,200 पे 9% हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे पिछले क्वेश्चन के लिए, है ना। ये देखो भाई 7938 एंड 7938, तो ये जो अमाउंट है ये होगा 7938 एंड 7938, यानी एक ही क्वेश्चन में, एक ही सेल में जीएसटी आधा अलग लग रहा है, आधा अलग लग रहा है। इस वाले 90,000 पे लग रहा है जीएसटी 8100, लेकिन यहां 90,000 पे नहीं लग रहा, यहां 88,200 पे लग रहा है, बिकॉज 88,200 इज द नेट अमाउंट पेबल। आधा आधा 7938 7938, खत्म हो गई बात। तो आज जो मेरे को चेक देंगे द्विवेदी जी, जो पैसा आज मेरे बैंक में आएगा वो आएगा 88,200 प्लस दिस, और ये हम पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट कर चुके थे, 88,000 प्लस 99%। तो चेक आएगा हमारे पास 1,04,076 रुपए का। तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। 1,04,076 रुपए से, और अब आपने जो डिस्काउंट दिया है उसको भी आप डेबिट में दिखा दो, डिस्काउंट अलाउड के नाम से। कितना द्विवेदी जी को डिस्काउंट दिया था? 1,800 रुपए ओनली। और अब जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है उसको आप क्रेडिट में दिखा सकते हो, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पर आपको क्लब करके दिखाना पड़ेगा, टोटल करके दिखाना पड़ेगा। तो टोटल कैसे करोगे? सीजीएसटी 8100 को 7938 में जोड़ दो, एसजीएसटी भी 8100 को 7938 में जोड़ दो। सो 8100 प्लस 7938, 8100 प्लस 7938, 16,038 रुपए बनेगा जी जीएसटी ईच। 16,038 ईच, 16,038 ईच।
एक बार चेक कर लें डेबिट क्रेडिट हमारा बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो डेबिट का टोटल करते हैं जी। सबसे पहले 1,06,200 प्लस 1,04,076 प्लस 1,800, 2,12,076 आ रहा है जी। ठीक है, यहां पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 प्लस 16,038 प्लस 16,038, 2,12,076 रुपए। 5 मिनट। 2,12,076, 2,12,076 डेबिट क्रेडिट बराबर बल्ले बल्ले। ठीक है जी दोस्तों, तो ये था ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिवीजन मांगेगा, 30 सेकंड और दे देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। 30 सेकंड का रिवीजन छोटा सा और लगा देते हैं। भैया ऐसा है, 2 लाख रुपए के गुड्स थे, ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आता नहीं है, तो उसको फटाफट से लगा के और भूल जाते हैं हम। 1,80,000 रुपए के गुड्स थे, ऐसा ध्यान दो आप। 180 में से द्विवेदी जी कह रहे थे आधा आज दूंगा, आधा बाद में दूंगा। तो मैंने कहा जो बाद में पेमेंट दोगे पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा जी बाद में आप आधा दोगे, कुछ भी कह सकते हैं वो ये भी कह सकते थे कि बाद में मैं 60% दूंगा, तो मैं 60% कैलकुलेट कर लेता। बाद में आने वाली पेमेंट भी 90 है और आज आने वाली पेमेंट भी 90 है। जो बाद में आने वाली पेमेंट 90 है उस पर 90 पे जीएसटी लग गया, सीधा सीधा 9% 8100। द्विवेदी जी को मैंने डेबिट कर रखा है पीछे 1,06,200 रुपए से, आपको पता है। यहां क्लियर हो गया। यहां पर जीएसटी अलग किस्म से लगा। अच्छा, जो आज मुझे वो देने वाले थे वो भी 90 था, पर जो आज पेमेंट देता है डेटर कस्टमर, उस पे तो उसको कैश डिस्काउंट मिलता है ना, तो मैंने इस 90 पे 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। पेमेंट बची 88,200। मैं कहा जी अब 88,200 पे जीएसटी लगेगा, तो यहां 9% अलग लगा, बस इतनी सी बात है। तो आज उन्होंने जो मुझे चेक बनाकर दिया वो दिया 88,200, नॉट 90,000, 88,200 प्लस ये दोनों वाला जीएसटी। ठीक है, तो बैंक में मेरे यहां पर डेबिट हो गए 1,04,076 रुपए। द्विवेदी जी को मैंने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट मैंने उनको यहां तो दिया ही नहीं, यहां दिया है, सॉरी यहां दिया है, उधर तो दिया नहीं। कितना दिया? 1,800 रुपए। 1,800 रुपए मैंने यहां दिखा दिया डिस्काउंट अलाउड के नाम से। सेल मैंने पहले ही लिख दिया था 180, बचा जीएसटी। जीएसटी दोनों तरफ से जोड़ दो, दोनों तरफ से जोड़ दो। दोनों तरफ से कैसे जोड़ा मैंने? ये 8100 इसके साथ जुड़ गया, एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ जुड़ गया। एग्जाम में जल्दी करने के लिए क्या करना है, जीएसटी को बाइफरकेट करो ही मत। जैसे 9% है ना, आप 9% में घुसो ही मत, आप सीधा 18% लगाओ। यहां पर सीधा 18% लगा दो आप, 16,200, और यहां पर भी आप सीधा 18% लगा दो। बाद में आप बाइफरकेट करते रहो। ठीक है जी दोस्तों, देखिए अब और क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर। जुलाई 8, ये खत्म। ये थी दोस्तों जीएसटी के ऊपर एक डिटेल्ड वन शॉट क्लास। आई होप आपको जीएसटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं हमेशा खड़ा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। ओके जी, जय हिंद, जय कॉमर्स, थैंक यू सो मच।